मैं कतर में एक अरबी के घर काम करती थी। वो अरबी अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका भाई उससे घबराया हुआ रहता था। एक दिन अचानक जब मैं उसके कमरे में पहुंची तो सामने का नज़ारा देख होश उड़ गए। वो अरबी तो अपने भाई का हाथ पकड़, मेरा नाम शवाना है। मैं और मेरे पति शकील ज़्यादा पैसे कमाने के लिए कतर चले गए। वहाँ पर मेरे पति एक कंपनी में काम करने लगे और मैंने भी अपने लिए काम की तलाश करनी शुरू कर दी। मेरा एक 12 साल का बेटा है जिसका नाम बिलाल है। मैं और मेरे पति ने शुरुआत से ही अपनी ज़िंदगी में बहुत गरीबी को झेला है और जिसकी वजह से ही हम दोनों ही बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए। इसीलिए हम दोनों का सपना है कि हम अपने बेटे को खूब पढ़ाएं और वह बहुत अच्छी नौकरी करे, ना कि हम लोगों की तरह एक नीचे दर्जे का काम करे। जिसकी वजह से हमने ये फैसला किया कि हम कतर में जाकर नौकरी करेंगे, क्योंकि वहाँ काम करने के काफ़ी अच्छे पैसे मिलते थे। मैं जहाँ पर रहती थी वहाँ के आसपास के लोगों से मैंने काम के लिए कह रखा था, तो मुझे मेरे ही एक पहचान वाले ने एक अरबी का घर बताया। उसने कहा कि उस अरबी को उसके बच्चे को संभालने के लिए एक केयर टेकर की ज़रूरत है। मैं उसी दिन उस अरबी के घर चली गई। उसका बच्चा वाकई बहुत छोटा था, तकरीबन 2 या 3 साल का। अरबी की जो पत्नी थी वह मुझे कुछ अजीब सी लगी। वह बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। जो भी बातचीत की जा रही थी वह सिर्फ अरबी ही कर रहा था। अरबी ने मुझे बहुत अच्छी तनख्वाह पर रख लिया। मैं इस काम से बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि छोटे बच्चे मुझे बहुत ही पसंद हैं और उस अरबी का बेटा भी बड़ा ही प्यारा था। अब मैं अरबी के घर में जाकर काम करने लगी थी। धीरे धीरे मुझे उसके बेटे से बहुत लगाव हो गया था और वह भी मुझे पहचानने लगा था। मैंने यह देखा कि अरबी की जो पत्नी थी वह ज़्यादातर चुपचाप ही रहती थी। ऐसा लगता था जैसे वह ना जाने क्या सोचती रहती हो। शायद इसी वजह से अरबी को अपने बच्चे को संभालने के लिए किसी केयर टेकर की ज़रूरत थी, क्योंकि पत्नी तो बच्चे पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पाती थी। उस घर में अरबी की पत्नी और बच्चे के अलावा उसका एक छोटा भाई भी रहता था, जो तकरीबन 15 साल के आसपास था। लेकिन न जाने क्यों वह लड़का मुझे अरबी का भाई लगता ही नहीं था, क्योंकि उसकी उससे शक्ल सूरत नहीं मिलती थी और जो उसके बात करने का तरीका था वह भी बहुत अलग था। लेकिन फिर भी मैंने इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे अपने काम से मतलब था। अरबी का मेरे प्रति व्यवहार ठीक ठाक था। जब कभी ऐसा होता कि मेरे बेटे के स्कूल की छुट्टी होती और मुझे अरबी के घर जाना पड़ता, तो मैं अपने बेटे को भी वहीं साथ में ले जाती। मेरा बेटा सीधा साधा था। मैं जैसा कहती वह मेरी बात मान लेता था, इसलिए मेरे बेटे से अरबी को कोई भी दिक्कत नहीं थी। अरबी को देखकर यही लगता था कि उसे अपने छोटे भाई से हद से ज़्यादा लगाव और प्यार है। लेकिन न जाने क्यों उसका छोटा भाई उसे हर वक्त डरा सहमा रहता था और ऐसा लगता था जैसे वह अरबी के पास भी नहीं जाना चाहता। लेकिन अरबी उसे हर वक्त अपने आप से चिपकाए रहता था। बल्कि यूं कहूँ तो अरबी को अपनी पत्नी से ज़्यादा अपने भाई के करीब रहना ज़्यादा पसंद था। एक दिन जब मैं अपने काम पर गई तो मैंने देखा कि अरबी और उसकी पत्नी कमरे में लड़ रहे थे और उनकी कुछ आवाज़ें बाहर तक आ रही थीं। मैंने अपनी मालकिन को पहली बार इतनी तेज़ चिल्लाते हुए देखा था, वरना अब तक तो मैंने उन्हें चुपचाप शांत बैठे हुए ही देखा था। अरबी की पत्नी उसके भाई को लेकर उससे लड़ रही थी और बार बार कह रही थी कि उस लड़के को इस घर से निकालो। मुझे ये सुनकर बड़ा ही अजीब लगा और बुरा भी कि आखिर कोई किसी से उसके भाई को जुदा कैसे कर सकता है। मैंने उस अरबी के घर के एक नौकर से पूछा कि आखिर बात क्या है, तो वह कहने लगा कि मालकिन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती है। मैंने पूछा,
आखिर मालकिन को किस बात का डिप्रेशन है। तो उसने कहा कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वह बहुत ज़्यादा गुमसुम रहती है और अरबी के भाई को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मैंने कहा, आखिर ऐसा क्यों है? क्या उसके भाई ने मालकिन के साथ कुछ किया है? तो वह कहने लगा कि मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि अरबी तो अपने भाई को अभी कुछ महीनों पहले ही लेकर आया है। इससे पहले तो उसका भाई यहाँ रहता ही नहीं था। उसके बाद वह नौकर मुझसे बोला कि लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये लड़का अरबी का भाई लगता ही नहीं है। उस नौकर ने बिल्कुल वही बात कर दी थी जो मेरे भी दिल में थी। उस दिन तो ये बात रफा दफा हो गई। फिर कुछ दिनों बाद जब अरबी के भाई की तबीयत थोड़ी ख़राब हुई तो उसने मुझसे कहा कि मैं कुछ दिन के लिए उसके भाई के भी खाने पीने का ख्याल रखूं, जिसके लिए वह मुझे 5,000 रियाल एक्स्ट्रा देगा। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा मेरे लिए बहुत था। अब मैं अरबी के छोटे भाई का भी ख्याल रखने लगी। अरबी का छोटा भाई भी बहुत ज़्यादा शांत रहता था और ऐसा लगता था जैसे वह हर वक्त किसी बात से गमगीन है। न जाने उसे किस बात की टेंशन थी, जबकि उसका भाई तो उसका कितना ख्याल रखता था, उसे कितना प्यार करता था। मैंने सोचा कि मैं इससे इसकी परेशानी पूछ कर देखती हूँ। मैंने जब उससे थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश की तो उसने मेरी बातों को टाल दिया। लेकिन एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरे होश ही फाख्ता हो गए। उस दिन जब मैं काम पर गई तो मुझे एक नौकर से पता चला कि मालकिन अपने बच्चे को लेकर किसी सहेली के घर गई हुई हैं, इसलिए आज मेरी छुट्टी है। मैंने सोचा कि चलो ये तो अच्छा हुआ। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं अरबी के भाई का हाल चाल पूछ लेती हूँ, उसके बाद घर चली जाऊँगी। इसलिए मैं उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। लेकिन जब मैं उसके कमरे की तरफ गई तो मुझे अंदर से उसके छोटे भाई सद्दाम के सिसकने की आवाज़ आई। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर यह रो क्यों रहा है। वह बार बार किसी चीज़ से इनकार कर रहा था। पहले मैंने सोचा कि मैं दरवाज़ा खोलूं, लेकिन फिर मुझे कुछ अजीब सा लगा। उस दरवाजे में की होल था। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो आसपास कोई भी नहीं था। मैंने चुपके से उस की होल में से देखना शुरू किया तो अंदर का नज़ारा देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वह अरबी अपने भाई का हाथ पकड़े हुए था और उसकी उंगलियों को अपने मुंह में डालकर उन्हें अजीब तरह से चाट रहा था। और उसका छोटा भाई बार बार उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और इनकार कर रहा था कि इस तरह से मत करो। वो लगातार रो रहा था, लेकिन वह अरबी था कि मान ही नहीं रहा था और उसके हाथ को चाटता ही जा रहा था। उसके बाद उसने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन मैं इससे आगे का देख ही नहीं पाई। मैं बुरी तरह से घबरा गई। अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं तुरंत ही वहाँ से निकलकर अपने घर को चली गई, लेकिन वह नज़ारा मेरी आंखों के सामने से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा कि कहीं अरबी के भाई के इतना उदास रहने की वजह यही सब तो नहीं है। लेकिन आखिर अरबी अपने भाई के साथ ये सब क्यों कर रहा था? कोई अपने सगे भाई को इस तरह का दुख कैसे पहुंचा सकता है? मैं तो आज तक अरबी को बहुत ही अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन वह तो बहुत ही गंदा निकला। अगले दिन जब मैं अरबी के बेटे को लेकर बगीचे में बैठी हुई थी और वह खेल रहा था, तभी मेरी नज़र सद्दाम के कमरे की खिड़की पर पड़ी, जिसका पर्दा अंदर पंखा चलने की वजह से बार बार हिल डुल रहा था। मैंने देखा कि अरबी बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था और उसका भाई सद्दाम उसके पैरों में गिरकर उससे किसी चीज़ की भीख जैसी मांग रहा था। लेकिन अरबी के चेहरे पर इतनी सख्ती और इतना रौब था कि उसे अपने भाई के रोने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद अरबी ने अपने भाई को ऊपर उठाया और उसके गालों को अजीब तरीके से सहलाया और फिर
बड़ी ही शैतानी मुस्कान देते हुए उसे बिस्तर पर धकेल दिया और खुद बाहर चला गया। बेचारा सद्दाम फूट फूट कर रो रहा था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब मामला क्या है। आखिर अरबी अपने भाई के साथ ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से वह इतना ज़्यादा परेशान है, और क्या अरबी अपनी पत्नी के साथ भी इसी तरह का कुछ कर रहा है जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत है कि वह हर वक्त डिप्रेशन में रहती है। अगले दिन जब मैं काम पर आई तो अपने बेटे को भी साथ लेकर आई क्योंकि उसके स्कूल की छुट्टी थी। मेरे बेटे ने जब सद्दाम को देखा तो उसने मुझसे कहा कि वह सद्दाम भाई के साथ खेलना चाहता है। मैंने उसे मना किया क्योंकि हम तो नौकर लोग हैं और वह मालिक, तो एक नौकर और मालिक साथ में कैसे खेल सकते हैं। लेकिन जब सद्दाम भी मेरे बेटे बिलाल को देखकर मुस्कुराया तो उसकी मुस्कुराहट देखकर मुझे कुछ अच्छा महसूस हुआ। मैंने सोचा चलो कम से कम इस नेक बच्चे के चेहरे पर मुस्कान तो आई, इसका मतलब वह भी मेरे बेटे के साथ खेलना चाहता है। मैंने अरबी से हिम्मत करके दोनों को साथ खेलने की इजाज़त मांगी तो अरबी ने मुझे इजाज़त दे दी। मेरा बेटा और सद्दाम एक दूसरे के साथ बातें करके बहुत खुश थे। अब तो जब भी बिलाल के स्कूल की छुट्टी होती वह मेरे साथ काम पर चलने की ज़िद करने लगता क्योंकि उसकी सद्दाम से अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत भाता था। मैंने भी देखा था कि वैसे तो सद्दाम हर वक्त बहुत ही ज़्यादा उदास रहता था, लेकिन जैसे ही बिलाल मेरे साथ जाता था वह दिन उसका बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा हो जाता था। एक दिन मेरे बेटे बिलाल ने मुझसे कहा कि अम्मी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उसके बाद उसने मुझे जो बताया उसे सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई। बिलाल बोला कि अम्मी सद्दाम भाई कह रहे थे कि वह उस अरबी के घर में रहना नहीं चाहते हैं। जब उन्होंने मुझसे ये कहा तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा कि अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो फिर मैं किसके साथ खेलूँगा। तो वह मुझसे कहने लगे कि याद तो मुझे भी तुम्हारी बहुत आएगी, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि इस घर में मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या तकलीफ़ है तो वह कहने लगे कि तुम अभी ये सब समझने के लिए बहुत छोटे हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मेरे साथ इस घर में क्या जातियाँ की जा रही हैं, लेकिन मैं चाहकर भी इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मैंने कहा कि आप तो इस घर के मालिक के भाई हैं, वह तो आपको बहुत प्यार करते हैं, आप उनसे जो कह देंगे वह वैसा ही करेंगे। तो वह कहने लगे कि मैं एक गुलाम हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। बिलाल मुझसे बोला अम्मी सद्दाम भाई ऐसा क्यों कह रहे थे। तो मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और मैंने कहा कि उसे शायद कोई दुख होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसकी सारी तकलीफ़ों को दूर कर दूंगी। ये सुनकर बिलाल बहुत ज़्यादा खुश हो गया। बिलाल की बातें सुनकर मैं इतना तो समझ चुकी थी कि उस घर में ज़रूर सद्दाम के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो इंसानियत के खिलाफ है, और अब मैं हर हाल में ये जानना चाहती थी कि आखिर इस सब के पीछे का रहस्य क्या है। कुछ दिनों के बाद ही मुझे ये जानने का सुनहरा मौका मिल गया क्योंकि मुझे घर के नौकरों से पता चला कि अरबी 2 दिन के लिए कहीं बाहर गया हुआ है। इसलिए उस दिन मैं सद्दाम के कमरे में गई। वह चुपचाप अपने बिस्तर पर उदास बैठा हुआ था। मैंने उससे कहा सद्दाम मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। उसके बाद मैंने उसे वह सब कुछ बताया जो कुछ बिलाल ने मुझसे कहा था। मेरी बात सुनकर वह थोड़ा सा घबरा गया और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा कि मैं ये बात अरबी को ना बताऊं। मैंने कहा तुम इस सब की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं अरबी को कुछ भी नहीं बताने वाली, बल्कि मैं तो तुम्हारी यहाँ पर मदद करने आई हूँ। तुम पर इस घर में क्या जातियाँ हो रही हैं मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ, इसलिए मुझे साफ साफ बताओ कि पूरा मामला क्या है। लेकिन सद्दाम मुझे कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। वह बोला अगर मैंने ऐसा किया
तो मेरे साथ साथ आप भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगी। मैंने कहा कि तुम उस सब की फिक्र मत करो। उसके बाद सद्दाम ने मुझे जो कुछ बताया उसे सुनकर तो मेरे हाथ पैर ही ढीले हो गए। मैं यकीन नहीं कर सकती थी कि इस दुनिया में इंसानियत कितनी ज़्यादा गिर चुकी है। अभी तक तो मुझे यही लगता था कि ये दुनिया लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन अब तो लड़के भी किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। जो दरिंदे हैं वह किसी को नहीं छोड़ते और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वह चाहे लड़का हो या लड़की, सभी को अपना शिकार बना सकते हैं। यहाँ तक कि वह इतने गिरे हुए हैं कि उन्हें उम्र से भी कोई ताल्लुक नहीं कि वह जिसके साथ ये सब कर रहे हैं क्या उसे इस सब की समझ है। आज इंसानियत शर्मसार हो चुकी है। मैं जब अरबी के घर से निकली तो एक फैसले के साथ निकली कि अब मैं सद्दाम को इस जहन्नम से बचाकर ही रहूंगी। घर जाकर मैंने अपने पति से कहा कि मैं अब इस देश में नहीं रहना चाहती। मेरी बात सुनकर पहले तो मेरे पति बहुत हैरान हुए, लेकिन फिर वह कहने लगे कि तुमने मेरे दिल की बात कर दी। मैं भी न जाने कितने दिनों से यही सोच रहा था। यहाँ भले ही हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हों, लेकिन कोई भी खुशी नहीं है, कोई भी अपना नहीं लगता। हर कोई स्वार्थ से इतना भरा हुआ है कि किसी के अंदर जरा सी भी इंसानियत नहीं है। जो नीचे दर्जे पर काम कर रहे हैं उनसे तो गुलामों की तरह पेश आते हैं। हम अपने देश में रहेंगे तो भले ही कम पैसा कमाएंगे, लेकिन कम से कम खुश तो रहेंगे। अपने बच्चे को नेक नसीहत तो दे सकेंगे, इंसानियत तो सिखा सकेंगे। वरना यहाँ का माहौल तो ऐसा है कि बच्चों में अच्छी आदतें तो धीरे धीरे खत्म ही होने लगेंगी। और अब हमने इतना पैसा तो कमा ही लिया है कि हम अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दे सकें। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैंने कहा तो ठीक है, अब हम अपने देश वापस लौट चलेंगे। तुम 4 टिकट बुक करवा लेना। मेरी बात सुनकर शकील हैरान रह गए। वह बोले, हम तो 3 लोग हैं, तो फिर 4 टिकटें किस लिए? उसके बाद मैंने कहा कि चौथी टिकट सद्दाम की होगी। मेरे पति ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम उसी सद्दाम की बात कर रही हो ना, जो तुम्हारे अरबी मालिक का भाई है। तुम उसे अपने साथ लेकर क्यों जाना चाहती हो? और वह अरबी अपने भाई को तुम्हारे साथ भला क्यों भेजेगा? मैंने कहा कि वह उस अरबी का भाई नहीं है। ये सुनकर मेरे पति हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि तुम ये सब क्या कह रही हो? उसके बाद मैंने उन्हें वह पूरा वाकया बताया जो कुछ मुझे सद्दाम ने कहा था। मैंने कहा कि सद्दाम ने मुझे बताया कि वह अरबी का कोई भाई नहीं है, बल्कि वह जिस देश में रहता था वहाँ एक दिन हमला हो गया और उस हमले में उसके माँ बाप मारे गए। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मार काट चल रही थी। हर कोई एक दूसरे को लूटने की कोशिश कर रहा था। जहाँ देखो वहाँ सिर्फ और सिर्फ लाशें ही लाशें थीं और टूटे मकान थे। वह पूरी तरह से बेसहारा हो चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए और क्या करे। तभी एक दिन कुछ नकाबपोश लोग आए और उसे और उसके ही जैसे और भी बेसहारा लोगों को पकड़ कर ले गए। वह करीब 3-4 दिन तक उन लोगों के पास रहा, लेकिन उन 3-4 दिनों तक उसकी आंखों से एक बार भी काली पट्टी नहीं हटाई गई। और जिस दिन काली पट्टी हटाई गई उस दिन उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि जिस दिन उसकी आंख से काली पट्टी हटी उसने खुद को एक बाजार में पाया। और वह बाजार कोई मामूली बाजार नहीं था जहां सामान बिक रहा था, बल्कि वह गुलामों का बाजार था, जहां पर इंसान बिक रहे थे। इंसानों की बोली लगाई जा रही थी। बहुत ऊंचे ऊंचे दाम पर उनकी नीलामी हो रही थी। सद्दाम को भी उस गुलामी के बाजार में खड़ा कर दिया गया। जिसका मन होता वह वहाँ खड़े गुलाम को मारता पीटता और जहाँ मन होता वहाँ हाथ लगाता। उसी बाजार से अरबी ने सद्दाम को खरीदा था। पहले तो उसे लगा कि शायद अरबी उससे अपने घर के काम काज करवाएगा, क्योंकि गुलाम का मतलब तो उसे अब तक यही समझ आता था। लेकिन जब अरबी उसे अपने घर लेकर आया
तब तो उसकी रूह ही कांप गई, क्योंकि उसने तो उसके साथ वह सब करना शुरू किया जो इंसानियत को हिला दे। मैं अब तक यही सोचती थी कि अरबी की पत्नी इतना ज़्यादा परेशान क्यों रहती है। वह इसीलिए परेशान रहती है क्योंकि उसका पति तो अब उससे कोई मतलब ही नहीं रखता, बल्कि जो रिश्ता उसे अपनी पत्नी के साथ बनाना चाहिए वह तो उस लड़के के साथ बना रहा था। वह अरबी इतना गिरा हुआ इंसान है कि अपनी काली करतूत को छुपाने के लिए उसने सबके सामने ये खेल खेल रखा है कि सद्दाम उसका छोटा भाई है और इस रिश्ते की आड़ में वह उसके साथ वह सारी दरिंदगी कर रहा है जो किसी की भी रूह कपा दे। ये सब सुनकर मेरे पति ने कहा कि वाकई में उस बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ है और अब मैं तुम्हारे इस फैसले से सहमत हूँ कि हम उसे अपने साथ ले चलें। लेकिन ये सब कहने में जितना आसान है उतना ही उससे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर गलती से भी अरबी को हमारी योजना के बारे में पता चल गया तो इस अनजान देश में हमारे परिवार के साथ क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकती हो। और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि हम सद्दाम को अरबी के घर से बाहर निकालेंगे कैसे। मेरे पति की बात में दम था। ये तो बहुत ही बड़ी समस्या थी कि सद्दाम को घर से कैसे निकाला जाए। जब मैंने बहुत सोचा तब मुझे एक ही रास्ता नज़र आया, लेकिन उससे पहले ज़रूरी यह था कि सद्दाम के कागजात तैयार करवाए जाएं ताकि उसे अपने साथ अपने देश लेकर जाया जाए। मेरे पति ने उसी दिन से सद्दाम के कागज़ बनवाने की कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू कर दी और बहुत जल्द ही सद्दाम के कागजात हमारे हाथों में आ गए। हमारी योजना की पहली सीढ़ी हम पार कर चुके थे, अब बारी दूसरी सीढ़ी की थी। इसीलिए अगले दिन सुबह होते ही मैं अरबी के घर गई और सीधा मालकिन के कमरे में जा पहुंची। मैंने मालकिन से कहा कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और मैंने सीधे मुद्दे की बात की। मैंने कहा कि आप चाहती हैं ना कि सद्दाम इस घर से चला जाए। मेरी बात सुनकर अचानक से मालकिन के चेहरे पर भाव बदल गए और वह तुरंत ही बोली कि क्या तुम ऐसा कर सकती हो कि सद्दाम यहाँ से चला जाए। तो मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन आप कर सकती हैं। तो वह हैरान होकर बोली कि मैं तो बहुत समय से यह कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब तक कामयाब नहीं हो पाई। तो मैंने कहा कि लेकिन अब आप कामयाब हो सकती हैं अगर आप मेरा साथ दें। मैंने उनसे कहा कि आपको कल अपने घर का जितना भी कबाड़ का सामान है वह सारा निकाल कर रखना है और मालिक के सामने यही दिखाना है कि आप घर का कबाड़ साफ करवा रही हैं, और जो कबाड़ी वाला होगा वह अपने सामान में सद्दाम को भी अपने साथ बिठाकर ले जाएगा। मेरी योजना सुनकर मालकिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। वह बोली, इस काम के मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगी। मैंने कहा, मालकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। ये योजना किसी भी तरह से असफल नहीं होनी चाहिए बस। उन्होंने कहा, तुम फिक्र मत करो, तुमसे ज़्यादा तो मैं सद्दाम को इस घर से भेजना चाहती हूँ। मेरे पति के पहचान के एक दोस्त कबाड़ी का काम करते थे। हमने उन्हें पहले ही सब कुछ समझा दिया, इसीलिए वह अपने साथ एक छोटा सा ट्रक लेकर गए और उसमें से बहुत बड़े बड़े बक्से निकाले। मालिक के घर पहुंचकर मैं मालकिन की कबाड़ निकालने में मदद करने लगी। अरबी मालिक वहीं खड़ा हुआ था। वह भी सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था। हमें कहीं से भी मौका ही नहीं मिल पा रहा था। ये देखकर मैं और मालकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। मालिक के पास किसी का फ़ोन आया और वह थोड़ी देर के लिए उस जगह से हट गया। हमने मौका पाते ही सद्दाम को कबाड़ी वाले के एक बक्से में बिठा दिया और उस बक्से को ट्रक में रखवा दिया। थोड़ी देर में सारा सामान लेकर कबाड़ी वाला उस ट्रक के साथ वहाँ से रफा दफा हो गया। अब मालकिन बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी। उन्होंने खुशी से मुझे गले लगा लिया और मुझे बहुत शुक्रिया कहा। मैं भी अपना काम ख़त्म करके तुरंत ही वहाँ से निकल ली। मेरे पति के दोस्त सद्दाम को लेकर सीधा हमारे घर पहुँचे।
घर पर सारा सामान पैक हो चुका था। हम तुरंत ही वहाँ से सारा सामान लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल लिए। बिलाल तो ये देखकर बहुत खुश था कि सद्दाम अब हमारे साथ ही हमारे देश चल रहा है। सद्दाम की आंखों में भी आंसू थे। उसने हमें बहुत बहुत धन्यवाद कहा। उसने कहा कि आप लोगों ने मुझे एक नया जीवन दिया है और उस जहन्नुम से निकाला है। मैं आपका ये एहसान पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। कुछ ही घंटे बाद हम लोग अपने देश पहुंच चुके थे। 1-2 दिन सद्दाम हमारे घर पर रहा। उसके बाद वह कहने लगा कि अब वह कहीं पर काम ढूंढकर अपना इंतज़ाम देख लेगा। लेकिन मेरे पति ने कहा कि तुम्हें अब कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम भी मेरे लिए बिलाल के जैसे ही हो। क्या इस घर में तुम बिलाल के बड़े भाई बनकर नहीं रह सकते? ये सुनते ही सद्दाम रोने लगा और उसने मेरे पति को गले से लगा लिया। मैं और बिलाल भी अब बहुत खुश थे, क्योंकि हमारा परिवार भी अब पूरा हो गया था। दोस्तों, इंसान के रूप में जन्म हमें कई मुद्दतों के बाद मिलता है, लेकिन कुछ लोग आज इंसान के रूप में राक्षस बनकर घूम रहे हैं, जो इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। इसलिए आपको एक इंसान के रूप में जन्म मिला है, तो आप एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें और दूसरों की मदद करें। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।